नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जरा एक क्षण के लिए आप कल्पना कीजिए देश के प्रधानमंत्री की स्थिति। अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति में हो कि दुश्मन देश ने हमला कर दिया हो और उसका थल सेना अध्यक्ष और उसका विदेश मंत्री जवाबी हमले के लिए तैयार ना हो। अब आप कहेंगे कि ये तो संभव ही नहीं है, कैसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं, इसकी बात छोड़िए, ये हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। 1962 के चीन युद्ध के बाद से भारत की सेना की स्थिति बड़ी खराब थी। सेना ने स्पष्ट रूप से सरकार से कह दिया था कि हमारे पास चीन को नेफा या लद्दाख और पाकिस्तान को पंजाब में रोकने के लिए न तो तोपें हैं और न ही हमारे पास टैंक है। यानी साफ साफ था कि अगर इन दो मोर्चों पर हमला हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। लेकिन 65 आते आते सेना पूरी तरह से तैयार हो गई थी कि किसी भी समय हमले का, किसी समय जवाबी कार्रवाई का कहे आदेश हो, वो तुरंत तैयार हो जाए। अक्टूबर 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू के छम जोड़ियाँ सेक्टर में अचानक हमला कर दिया और बहुत बड़ी मात्रा में फौज पाकिस्तान की जो है वो भारत में घुसने को तैयार थी एलओसी क्रॉस करके। उनका इरादा ये था कि जम्मू कश्मीर का जो संपर्क है दिल्ली से सड़क मार्ग से, उसको काट दिया जाए, जम्मू कश्मीर को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। उस समय सेना अध्यक्ष थे जनरल JN चौधरी, जो जनरल थापर के बाद 1962 के युद्ध में जनरल थापर ने जो कारनामा किया आप सबको पता है, उसके बाद सेना अध्यक्ष बने थे। उन्होंने रक्षा मंत्री YB चौहान से कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान की फ़ौज घुस रही है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हमको एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रक्षा मंत्री YB चौहान ने बात की वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल अर्जन सिंह से। 20 मिनट में हमारे लड़ाकू जहाज़ जो है वो हवा में थे और पाकिस्तान की सेना पर बमबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, वो घुस नहीं पाया छम जोड़ियाँ सेक्टर में। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मशहूर पत्रकार दुर्गादास की किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ। उसमें दुर्गादास लिखते हैं कि इस पाकिस्तान के खिलाफ इस एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे और उनसे कहा था कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा की ओर हमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने उनको बहुत कॉन्फिडेंस में ये बताया कि इसका फैसला 2 दिन पहले हो चुका है, आदेश दिया जा चुका है, हम लाहौर और सियालकोट पर हमला करेंगे। जो वरिष्ठ नौकरशाह थे सरकार के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सलाह दी कि जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो यही एकमात्र तरीका है, एकमात्र विकल्प है कि पाकिस्तान को लाहौर और सियालकोट में फंसा दिया जाए, उसकी सेना उधर जाए, जम्मू कश्मीर से उसका ध्यान हटे। तो दुर्गादास लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि इस कार्रवाई का हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। वह ये कि कैबिनेट की इमरजेंसी कमेटी की बैठक हुई, उसमें ये प्रस्ताव आया कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर हड़पने से रोकने के लिए एकमात्र विकल्प है कि उस पर लाहौर और सियालकोट में हमला किया जाए, हम लाहौर और सियालकोट को लेने की कोशिश करें। इसका सबसे पहले विरोध किया विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने। उन्होंने कहा दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, और वो इस बात पर अड़े रहे। किसी भी हालत में वो समर्थन करने के लिए इस कार्रवाई का तैयार नहीं हो रहे थे। तो धर्मवीर थे उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से धीरे से कहा उनके कान में कि अभी इस बैठक को स्थगित कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने बैठक को स्थगित कर दिया। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि अब हम लोग जाकर स्वर्ण सिंह को समझा लेंगे। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कुछ स्वर्ण सिंह के पास गए और उन्होंने कहा ये जो विकल्प है लाहौर और सियालकोट को लेने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है उस पर कब्जा कर लेगा और वहाँ हमारी जो फ़ौज है उसने अगर सरेंडर कर दिया तो आप मान कर चलिए कि सरकार गिर जाएगी आपकी। स्वर्ण सिंह तुरंत तैयार हो गए एक्शन के लिए।
अगले दिन बैठक हुई और इस पर फिर से चर्चा हुई। स्वर्ण सिंह चुपचाप बैठे रहे और ये प्रस्ताव पास हो गया। और दुर्गादास को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह भी बताया। हमारे थल सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी भी इस कार्रवाई के पक्ष में शुरू में नहीं थे। पाकिस्तान ने जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात करनी शुरू की, वहाँ एक्शन शुरू किया, तब जनरल JN चौधरी तैयार हुए इस कार्रवाई के लिए। तो आप कल्पना कीजिए कि आपका सेनाध्यक्ष और आपका विदेश मंत्री दोनों युद्ध के खिलाफ हों और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ हों जब दुश्मन ने आप पर आक्रमण कर दिया हो, जब आपके देश का एक भूभाग जाने वाला हो, यानी कश्मीर। कश्मीर की क्या इम्पोर्टेंस है, केवल आप जियोग्राफी की दृष्टि से या भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से मत देखिए, जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से देखिए, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखिए, जम्मू कश्मीर की बड़ी अहमियत है। लेकिन ये दिन भी भारत ने देखे हैं। तो पाकिस्तान की जो रणनीति थी कि व्यास से होते हुए फिरोजपुर जाओ पंजाब के, और दिल्ली से जम्मू कश्मीर का सड़क मार्ग का जो संपर्क है उसको काट दो। और पाकिस्तान इस बात से निश्चिंत था कि इसके बाद हम जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालकर युद्ध विराम करवा लेंगे। लेकिन अपनी रणनीति में एक जगह पाकिस्तान चूक गया। इसीलिए जनरल JN चौधरी के बारे में कहते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली आर्मी चीफ थे। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक चढ़ाई के लिए आ रहे थे। हमारी फौज की एक टुकड़ी तैनात थी ऊंचाई पर, तो वहां से निशाना लगाना बड़ा आसान था। भारतीय फौज ने हमला शुरू कर दिया और उस इलाके को जहां से पैटर्न टैंक आ रहे थे, पाकिस्तान के टैंक आ रहे थे, वहां पानी डाल दिया गया था। तो उस कीचड़ में टैंक के लिए चलना, टैंक को चलाना और मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब ये सब हो रहा था, ये जो मैंने घटना बताई, ये खेमकरण सेक्टर में। तो ये जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका कहना है 2 कारण से ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की सेना जो है उसकी इतनी बुरी मात हुई। एक कारण ये कि खेमकरण सेक्टर में जिस तरह से हमने जवाब दिया पाकिस्तान को, उसकी जो बेइज्जती हुई वो एक कारण था। दूसरा, उसको खुफिया जानकारी सही नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से उसकी फौज को मात खाना पड़ा। अब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने, संसद का सत्र चल रहा था, कह दिया कि हम लाहौर और सियालकोट ले लेंगे। अब रोड़ा बने थल सेनाध्यक्ष। उन्होंने कहा कि मेरी पॉलिसी जो है एक एक कदम चलने की है, छलांग लगाने की नहीं। तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और हाथी की बुद्धि से काम करना चाहिए। अब ये जो है ज्ञान दे रहे थे वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को, और उन्होंने कहा कि हम सियालकोट और लाहौर को जब समय आएगा तो ले लेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चाहती थी कि थल सेनाध्यक्ष पर दबाव डाला जाए कि वो सैन्य कार्रवाई करे सियालकोट और लाहौर को लेने के लिए। और उसकी वजह थी कि भारत ने सियालकोट से पाकिस्तान के सारे कम्युनिकेशन लिंक काट दिए थे और पाकिस्तान की सेना जो है सियालकोट से निकल गई थी या कहिए भाग गई थी। तो भारत के लिए बहुत आसान था उस समय सियालकोट पर कब्जा करना। लेकिन इसके बावजूद थल सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने सियालकोट पर कब्जा नहीं किया, भारतीय सेना को आदेश नहीं दिया। अब आप देखिए किस तरह के इक्वेशन हुआ करते थे। आज की परिस्थिति से ज़रा तुलना कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या बदला है 14 सालों में। क्या आप ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं आज? उस समय बड़ी चर्चा हुई कि अगर जनरल थिमैया होते इस समय तो उनका रवैया दूसरा होता। उसके लिए उदाहरण दिया गया कि कच्छ सेक्टर में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी 1956 में। कैबिनेट में विचार चल रहा था कि इसको पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए इस इलाके को क्या किया जाए। कच्छ का एक हिस्सा था जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। उधर कैबिनेट में बैठक चल रही थी, विचार विमर्श चल रहा था। इधर जनरल थिमैया ने सेना को कार्रवाई का ऑर्डर दिया और वापस कब्जा हासिल कर लिया। ये थे जनरल थिमैया और ये थे जनरल JN चौधरी। दोनों का अंतर आप खुद समझ लीजिए। जनरल चौधरी इस बात को समझने को तैयार नहीं थे कि सियालकोट और लाहौर को लेने का मतलब है पाकिस्तान की बहुत भारी बेइज्जती। पाकिस्तान का मनोबल ऐसा गिरता कि कभी उठ नहीं पाता। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए।
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि हम सियालकोट पर कब्जा कर लें, लाहौर पर कब्जा न भी करें तो लाहौर को घेर लें, कम से कम इतना तो करें ही। भारतीय फौज ने हाजी पीर पर कब्जा कर लिया था। तो आपको मालूम है कि यही इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है। ये 1965 पे जो ताशकंद समझौता हुआ उसमें हमें लौटाना पड़ा। क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे लौटाना पड़ा, ये भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री के सचिव थे LK झा। उन्होंने दुर्गादास को बताया, जब ये युद्ध विराम हो गया और ताशकंद में तय हुआ कि बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, क्योंकि सोवियत संघ, रूस उस समय नहीं, सोवियत संघ जो है चाहता था कि इस क्षेत्र में उसका भी कुछ दखल हो, तो उसने प्रस्ताव दिया कि ताशकंद में दोनों देशों के प्रमुख आएँ और यहाँ पर बातचीत हो। वहाँ से जनरल अयूब आए, यहाँ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए। शास्त्री जी जाना नहीं चाहते थे ताशकंद, लेकिन दुर्गादास लिखते हैं कि उनको आखिर में जाना पड़ा, मान गए। अब आप सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री अगर ताशकंद न गए होते तो इस देश का क्या हुआ होता। अगर वो पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहे होते तो तस्वीर कैसी होती है, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे होते, देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती, इस सब की कल्पना ही कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि वहाँ उनकी हत्या हुई, हालांकि इसकी कोई जांच नहीं हुई तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में, इसके बावजूद उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया जब उनका पार्थिव शरीर भारत आया। इस पर आज भी सवाल उठते हैं और बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनमें से किसी का जवाब नहीं मिलता। लेकिन वो एक अलग कहानी है। सोवियत संघ के उस समय प्रधानमंत्री थे कोसिजिन। उनको कश्मीर समस्या के बारे में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के कई सदस्यों से ज़्यादा पता था। उनको पता था कि जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। तो भूभाग आधा कब्जा किया पाकिस्तान ने, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो कुल आबादी थी उसका 1/4 ही उसके पास था, और भारत के पास आधा जम्मू कश्मीर था और 3/4 आबादी थी। ये अजीब तरह का असंतुलन था। तो कोसिजिन को ये मालूम था, बल्कि उनका ये मानना था दृढ़ रूप से, कि ऐसे में भारत से जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से पर कब्जा छोड़ने के लिए कहना बहुत बड़ा अन्याय होगा। और उसके अलावा जियोपॉलिटिक्स भी थी इसमें। सोवियत संघ को लग रहा था कि अगर ये होने दिया तो चीन इसका फ़ायदा उठाएगा। चीन और पाकिस्तान मिले हुए थे उस समय भी, ये सोवियत संघ को पता था। तो कोसिजिन का कहना था कि चीन एक ऐसा देश है जो मानता है कि अपने देश के अंदर शांति होनी चाहिए, लेकिन पड़ोस में अशांति होनी चाहिए। तो इसके लिए वो इस मौके का, इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता था। अब जो समझौता प्रस्ताव दिया गया उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ये आश्वासन दे कि कश्मीर समस्या के हल के लिए वो सेना का उपयोग नहीं करेगा, और भारत से कहा गया कि वो हाजी पीर पर अपना दावा छोड़ दे, और युद्ध से पहले जिस देश का जिस भूभाग पर कब्जा था उस स्थिति को बहाल कर दिया जाए। अयूब खान ने भी मना कर दिया इसे मानने से, शास्त्री जी ने भी मना कर दिया। शास्त्री जी इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक पाकिस्तान यानी जनरल अयूब खान ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर की समस्या के हल के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो दोनों पक्ष अड़ गए तो गतिरोध बन गया। 8 जनवरी की रात तक ये हो गया कि बातचीत फेल हो गई, कोई इसका हल नहीं निकलने वाला है, दोनों पक्ष लौट जाएंगे बिना किसी समझौते के। सोवियत संघ को लगा कि ये उनके लिए, उनकी छवि के लिए बहुत खराब होगा। तो कोसिजिन ने अपने विदेश मंत्री से कहा कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात करो। तो उनके विदेश मंत्री ने स्वर्ण सिंह से बात की। स्वर्ण सिंह ने कहा कि आप ही लोग कुछ दबाव डालकर जो है रास्ता निकाल सकते हैं। फिर सोवियत संघ के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से बात की। सोवियत संघ का मानना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो इस समझौते के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, वो होने नहीं देंगे समझौता। फिर दूसरे लोगों पर काम किया गया और अयूब खां
इस बात के लिए तैयार हो गए और उनको अयूब खान को ये भी बताया गया कि भाई आप यूएन चार्टर से बंधे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी समस्या के लिए, डिस्प्यूट के लिए, विवाद के हल के लिए आप सेना का इस्तेमाल करेंगे ही। वो मान गए कि सेना का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं करेगा कश्मीर समस्या के हल के लिए। प्रस्ताव में उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में ये सुधार करके दिया। जब ये फाइनल होने लगा ड्राफ्ट, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो सेंटेंस जो लिखा था जनरल अयूब खान ने, उसको काट दिया। भारत के पास आया, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास आया प्रस्ताव, उन्होंने मानने से मना कर दिया। लेकिन जब अयूब खान के पास बात फिर से गई तो उन्होंने उस ड्राफ्ट को बदलवा दिया और मान गए कि पुरानी स्थिति में दोनों देशों की सेनाएं लौट जाएंगी और पाकिस्तान ये लिखित आश्वासन देता है कि कश्मीर समस्या के हल के लिए वो सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। यही गलती हुई भारत से कि जनरल अयूब खान के वादे पर भरोसा किया। पाकिस्तान के वादे पर जब भारतीय नेताओं ने भरोसा किया तब तब धोखा खाया। ये इतिहास है पिछले 77-78 साल का। इस बीच में कोसिजिन ने एक प्रस्ताव रखा अयूब खान को मनाने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा लिया जाए। शास्त्री जी ने बहुत ही ठंडेपन से, बड़ी सख्ती से प्राइम मिनिस्टर कोसिजिन से कहा कि मिस्टर चेयरमैन, आपको इसके लिए किसी दूसरे प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ेगी। कोसिजिन चुप हो गए, उसके बाद कुछ नहीं बोले। उनको समझ में आ गया कि जवाब क्या है। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद में समझौता हो गया और जनरल चौधरी की एक बात सही साबित हो गई। जब उनसे कहा जा रहा था कि लाहौर और सियालकोट पर हमला करो, कब्जा कर लो, और उन्होंने मना कर दिया, तो उनसे बाद में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मैं इन नेताओं को जानता हूँ, ये नेता यूएन का दबाव पड़ेगा, दूसरे देशों का दबाव पड़ेगा और जो भी हम जीतेंगे उसको छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। मैं इसके लिए अपने सैनिकों का बलिदान क्यों करूं। ये बात तो सही थी, लेकिन थल सेना अध्यक्ष होते हुए भी वो स्ट्रेटजी का एक हिस्सा नहीं समझे कि अगर सियालकोट और लाहौर पर कब्जा कर लिया होता तो बातचीत की मेज़ पर भारत का पक्ष कितना मजबूत होता, कितना ताकतवर होता। तब शायद कम से कम हमें हाजी पीर तो नहीं छोड़ना पड़ता। और पाकिस्तान जिस तरह से डिमोरलाइज होता है इसके बाद, उसकी तो आज कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये सब हुआ 1965 में, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री के रहते हुए। अब वो लौटने के बाद क्या करते, क्या होता, इसके बारे में तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस समझौते से शास्त्री जी बहुत खुश नहीं थे। इस समझौते के हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने अपने घर पर बात की और इसके अलावा मीडिया के जो लोग गए थे उनमें से भी कुछ लोगों से बात की। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो बातचीत हुई, इसकी वजह से उन पर बड़ा मानसिक दबाव पड़ा, भावनात्मक दबाव पड़ा, इसी की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। उसके बारे में एक फिल्म भी बन चुकी है, उस फिल्म में भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। उसके अलावा सोवियत संघ से बहुत सी डीक्लासिफाइड जानकारियां भी आ चुकी हैं। कुल मिलाकर वो रहस्य की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। लेकिन भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध कैसे लड़ा गया, हम किस स्थिति में थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे, इसकी कहानी बताती है कि भारत में रणनीतिक सोच के स्तर पर किस तरह की स्थिति थी। सेना, सरकार, उनमें एक पूरी तरह से कहें तो सामंजस्य नहीं था। सरकार के अंदर सामंजस्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह को चिंता थी कि दुनिया क्या सोचेगी, देश के लोग क्या सोचेंगे, देश का क्या होगा, ये सोच बाद में थी। जनरल चौधरी को चिंता थी कि उनको किस रूप में याद किया जाएगा। उनको ये दिखाई ही नहीं दिया
कि सियालकोट और लाहौर कब्जा करने का मतलब क्या है, वो कितनी बड़ी जीत होती, खास तौर से 1962 में चीन से हार के बाद भारतीय फौज का जो मनोबल गिरा हुआ था वो कितने गुना बढ़ जाता, भारत देश का मनोबल कितना बढ़ जाता। इसकी केवल हम आज चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।